अब आगे हम देखते हैं शैवालों के लक्षण। पादपों के बारे में, सारे पादपों के बारे में हमने जो लक्षण है वो कल उस क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? शैवालों के लक्षण। हेडिंग लगा लो शैवालों के लक्षण, ठीक है। अब देखो, ज्यादातर शैवाल कहां पर पाए जाते हैं? मैंने कल बताया था, ज्यादातर जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं? जलीय होते हैं, यानी जो ज्यादातर है वो जल में पाए जाते हैं। लवणीय जल में भी पाए जाते हैं, अलवणीय जल में भी पाए जाते हैं। लेकिन कुछ शैवाल कहां पर पाए जाते हैं? कुछ शैवाल क्या होते हैं? स्थलीय भी होते हैं, जो कहां पर पाए जाते हैं? जमीन पर या स्थल पर पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, यह समझ में आ गया कि भाई शैवाल कहां पर होते हैं? ज्यादातर शैवाल कहां पर होते हैं? जल में होते हैं। और कुछ शैवालों की प्रजातियां कहां पर होती है? स्थल में होती है। जो इनका शैवालों की जो आकृति होती है, यानी इनके शरीर की संरचना होती है, वो बहुत ही सरल होती है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? थैलस बोला जाता है। इनकी संरचना को क्या बोला जाता है? थैलस। थैलस का क्या मतलब होता है जानते हो? थैलोफाइटा मैंने बताया था। थैलोफाइटा मतलब क्या बताया था मैंने? यानी ऐसे पादप जिनकी वास्तविक जड़, तना, पत्तियां उपस्थित नहीं होती। यानी थैलस का ही वही अर्थ है जिनके अंदर क्या नहीं है? वास्तविक जड़, तना और पत्तियां उपस्थित नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? थैलस बोलते हैं। अब आप बताओ कि शैवाल प्रकाश संश्लेषण करते हैं या नहीं करते? पादपों की श्रेणी में रखा गया है तो प्रकाश संश्लेषण तो करेंगे ही, है ना। तो ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? हरित लवक की उपस्थिति में, ठीक है। यानी इनके अंदर हरित लवक तो उपस्थित होता है, ठीक है। हरित लवक क्या होता है? उपस्थित होता है। लेकिन हरित लवक के अंदर एक नाम आता है ग्रेना। ग्रेना जानते हो क्या होता है? हरित लवक के अंदर क्या होता है? ग्रेना होता है। वो शैवालों के अंदर नहीं पाया जाता है। यानी हरित लवक तो उपस्थित होंगे, लेकिन ग्रेना क्या होगा? अनुपस्थित। अब देखना ग्रेना क्या होता है। ये क्या है? हरित लवक है, ठीक है। इसके अंदर सिक्के जैसी आकृतियां रहती है। प्रत्येक हरित लवक जो होता है, इसको क्या बोला जाता है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक को, ठीक है। उसके अंदर क्या रहती है? सिक्के जैसी संरचना रहती है। इस संरचना को क्या बोला जाता है? ग्रेना बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। एक होता है स्ट्रोमा, जो ये वाला आवरण होता है इसके अंदर, इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा किसका बना होता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। यानी शैवालों में क्या उपस्थित होगा? हरित लवक उपस्थित होगा, लेकिन हरित लवक के अंदर क्या नहीं उपस्थित होगा? ठीक है। और ग्रेना की आकृति कैसी होती है? सिक्के जैसी होती है। और प्रत्येक हरित लवक के अंदर कम से कम 40 से 60 ग्रेना उपस्थित होते हैं। कितने? और स्ट्रोमा किसका बना होता है? ये एक प्रोटीन का आवरण होता है, ठीक है। और जो ग्रेना होती है वो सिक्के जैसी संरचना होती है। आगे हम देखते हैं, और कुछ पता है क्या आपको शैवालों के बारे में? हाँ, वो तो बता दिया, ठीक है। एक मैंने कल पादपों में बताया था भोजन। ये भोजन किसके रूप में एकत्रित करते हैं? कल की क्लास में बताया हुआ है। भोजन का पूछ रहा हूँ। मंड के रूप में ना, स्टार्च के रूप में। यानी जो शैवाल है वो क्या करते हैं? भोजन को मंड या स्टार्च के रूप में क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, ठीक है। और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? इनको तेल और प्रोटीन के रूप में भी एकत्रित करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया?
क्या करते हैं, भोजन किसके रूप में संग्रहित रहता है, मंड के स्टार्च के रूप में, ठीक है। और कुछ शैवालों में क्या रहता है, तेल या प्रोटीन के रूप में। आगे समझ में, ये उतारो। चलो अब आगे देखते हैं, लिख लिया इतना, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि शैवाल क्या होते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो ये क्या होंगे, स्वपोषी होंगे। शैवाल क्या होंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, शैवाल एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर शैवाल क्या होते हैं, आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था कि पावदप क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। शैवाल बहुकोशिकीय भी होते हैं और एक कोशिकीय भी होते हैं। कुछ ऐसे शैवाल होते हैं जिनकी जो शरीर है वो मतलब एक कोशिकीय शरीर होता है, और ज्यादातर शैवालों का क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। यानी इनका शरीर क्या होता है, एक तो एक कोशिकीय होता है और बहुकोशिकीय। यानी शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय का आप उदाहरण देखना, क्लेडोमाइनोमोनास नाम सुना है, लिखाया हुआ है, पिछले चैप्टर में मैंने लिखवाया था। यानी एक कोशिकीय शैवाल कौन सा होगा, क्लेमाइडोमोनास। और बहुकोशिकीय शैवाल यूलोथ्रिक्स नाम सुना है, बहुकोशिकीय शैवाल होगा यूलोथ्रिक्स। यानी शैवाल क्या होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और एक कोशिकीय कौन सा शैवाल होता है, और बहुकोशिकीय यूलोथ्रिक्स। यहां तक कोई डाउट। अब हम इनमें देखते हैं जनन। एक चीज और, शैवालों के अंदर समन उत्तक और यांत्रिक उत्तक अनुपस्थित होते हैं। समन उत्तक और यांत्रिक उत्तक क्या होता है, होते क्या है, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है ना अभी, उसमें बताया नहीं आपको। यानी शैवालों में क्या नहीं होते हैं, यांत्रिक उत्तक प्लस संवहन उत्तक नहीं होते, ठीक है। यांत्रिक उत्तक क्या होता है, जानते हो, यांत्रिक उत्तक जैसे अब अपना जो पेड़ होता है, ठीक है, इन उत्तकों का कार्य क्या होता है, पेड़ को सहारा देना। अब खड़ा है ना वो पेड़, तो उसकी मजबूती के लिए कौन काम करता है, यांत्रिक उत्तक। अगर यांत्रिक उत्तक नहीं होंगे तो पेड़ को सहारा नहीं मिलेगा, ठीक है, वो खड़ा नहीं रह पाएगा, ठीक है। जो काष्ठ बनती है उसकी, यानी जो पेड़ का स्तंभ होता है, ठीक है, यानी ये क्या करता है, यांत्रिक उत्तक उसको सहारा देता है, उसको मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से पेड़ क्या रहता है, खड़ा रहता है। इसके अंदर एक उत्तक आता है जिसका नाम है दृढ़ उत्तक। दृढ़ से आपको पता चलता होगा कठोर, ठीक है। और बात करते हैं समन उत्तक। समन उत्तक कौन से होते हैं, जानते हो, हाँ, कौन करता है, समन उत्तक के अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम सुना है। समन उत्तक के अंदर आएंगे जाइलम और फ्लोएम। यानी एक ये जो उत्तक है ये क्या करते हैं, जो पोषक पदार्थ होते हैं जिनकी पौधे को आवश्यकता हो, जैसे जल हो गया, खनिज लवण हो गया, उनको पौधे के प्रत्येक भाग तक कौन पहुंचाता है, समन उत्तक या जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये लिखो। अब आगे देखो, अब किसकी बात करेंगे हम, शैवालों में जनन की, ठीक है। कौन कौन सा जनन पाया जाता है शैवालों में, जनन कैसे करते हैं, ठीक है।
एक नंबर कायिक जनन, जिसे क्या बोलते हैं, वर्दी जनन भी बोलते हैं। कायिक जनन जानते हो क्या होता है? एक परिभाषा आती है अपने, देखो, पौधे के कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण होना। कायिक प्रवर्धन भी कई प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें कौन सा कायिक प्रवर्धन होता है? खंडन। खंडन कैसे होता है देखना, जैसे ये क्या है, शैवाल है, ठीक है। अगर ये टूट जाता है यहां से या फिर यहां से, तो इसका पार्ट है वो क्या बना लेगा, नया पौधा बना लेगा। तो कायिक जनन और वर्दी जनन क्या होता है, शैवालों में मौजूद होता है। एक होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? चल बीजाणु और एचल बीजाणु द्वारा। जो चल बीजाणु होंगे उस पर क्या मौजूद होगा? फ्लैजिलेला बताया था ना मैंने, फ्लैजिला। देखो ऐसे, यानी इसकी वजह से ये क्या कर सकेंगे, हैं? अच्छा, ठीक है। अब यानी अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? एक तो चल बीजाणु द्वारा, एक अचल बीजाणु। चल बीजाणु के ऊपर क्या पाई जाती है, एक जो संरचना पाई जाती है, फ्लैजिला, ठीक है। उसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं या एक स्थान से, लेकिन अचल बीजाणु पर क्या नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं हम लैंगिक जनन की। तीन प्रकार से जनन होता है इन शैवालों के अंदर। एक क्या होता है, कायिक जनन या वर्दी जनन, किसके द्वारा? और दूसरा अलैंगिक जनन, किसके द्वारा? चल बीजाणु और अचल बीजाणु। तीसरा होता है लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन पढ़ा नहीं था क्या हमने पहले? लैंगिक जनन किस किस प्रकार का होता है? देखो, एक तो समयुग्मक, विषम युग्मक और असमयुग्मक। तीन प्रकार से इसके अंदर लैंगिक जनन होता है। इनकी परिभाषा मैंने लिखाई हुई है, पीछे देख लेना, ठीक है। शैवालों में जो जनन है कितने प्रकार से होता है? कौन कौन सा? कायिक या वर्दी, अलैंगिक और लैंगिक जनन। नोट करो, आगे देखो, ये नोट हो गया। अब क्या होता है कि जो शैवालों के जननांग होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादातर एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं जननांग, क्या होते हैं शैवालों के? और इन जननांगों के चारों ओर बंध्य जैकेट नहीं पाया जाता है। बंध्य जैकेट जानते हो? अभी बताऊंगा। बता जा, बताइए, कहीं मेरे बताऊं करा भरेंगे। एक कोशिकीय होते हैं, क्या होते हैं इनके जननांग? एक कोशिकीय होते हैं और इनके चारों ओर बंध्य जैकेट नहीं पाए जाते। ठीक है, बंदी जैकेट क्या होता है, जैसे कोई जननांग है, मान लो ये, ठीक है। एक होता है नर जननांग, एक होता है मादा जननांग। कोई मान लो एक ये, हाँ नर मान ले, ठीक है। नर जननांग, इसके चारों तरफ एक ऐसा आवरण पाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार की संरचना का, यानी ये उसको घेरे रखता है। उसको क्या बोलते हैं?
बंदी जैकेट, यानी इनके जो जननांग है इनके ऊपर बंदी जैकेट नहीं पाया जाता, ठीक है, ये खुले होते हैं। लेकिन कुछ पौधे अभी आगे पढ़ेंगे, इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे हम चित्र बनाकर, आगे हम पढ़ेंगे तो बंदी जैकेट को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये लिख लो, जननांग शैवालों के जननांग एक कोशिकीय होते हैं और इनमें बंदी जैकेट नहीं पाया जाता है। अब हम क्या देखेंगे, शैवालों के आवास। हेडिंग लगा लो, शैवालों का आवास, ठीक है। अब क्या पढ़ेंगे हम, स्वभाव और प्राकृतिक रूप से जो इनका आवास है वो जानेंगे। वो जो निम्न प्रकार है। एक नंबर हम देखते हैं कि एक नंबर क्या होता है, जलीय आवास होता है, ठीक है। 2 नंबर होता है स्थलीय आवास, और 3 नंबर होता है जो है, ये आ गया फिर इसमें अंत्य जंतुक, और 4 नंबर क्या आता है अपना, अप्राकृतिक आवास। अब इनको देख लेते हैं, ठीक है। आज इन आवासों के बारे में पढ़ेंगे और कल इनका वर्गीकरण, यानी शैवाल कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे, ठीक है। जलीय आवास, जल में शैवाल 2 प्रकार से पाए जा सकते हैं, ठीक है। एक तो जो स्वच्छ जल होता है, यानी एक तो समुद्र का जल होता है जो लवणीय जल होता है, खारा होता है। एक होता है अलवणीय जल या स्वच्छ, जैसे आप मीठा मान लो या स्वच्छ जल मान लो, ठीक है। तो 1 नंबर क्या आता है, स्वच्छ जल। अब इसके अंदर कौन से शैवाल पाए जाएंगे वो देखते हैं। इसके अंदर अगर हम देख के तो तालाब के किनारे पर जो तालाब होता है उसके किनारे पर क्या होगा, जो शैवाल है, एक तो होगा स्पाइरोगायरा और एक होगा रिवुलेरिया। समझ में आई है लाइन? यानी जो जलीय आवास है शैवालों का वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो स्वच्छ जल या अलवणीय जल, इसको मीठा मान सकते हो, और एक लवणीय जल यानी समुद्री जल। अब जो स्वच्छ जल है यानी कोई तालाब है, ठीक है, किसी तालाब के किनारे पर उगे हुए, कोई मीठे पानी का तालाब मान लो या स्वच्छ जल का तालाब। जैसे मान लो कोई नदी आई है और वो आकर तालाब में मिल गई, ठीक है। नदी आकर क्या हो गई, तालाब में मिल गई, और तालाब के किनारे पर जो शैवाल लग गए उसे क्या बोलते हैं, उसमें क्या नाम आता है, रिवुलेरिया। नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर। रिवर से आप याद रखना, जैसे कोई नदी आई है, ठीक है, रिवर आई और वो तालाब में मिल गई, तो तालाब के किनारे पर क्या उग गया, रिवुलेरिया। रिवर से क्या याद रखोगे, रिवुलेरिया, यानी किस में होगा, तालाब के किनारे या स्वच्छ जल में।
और दूसरा आप याद रखोगे स्पाइरोगायरा, ठीक है, ये दो आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, एक तो स्वच्छ जल हो गया और हम बात करेंगे समुद्री जल की। इसके अंदर भी बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं, यानी जो लवणीय जल होता है, समुद्र का जल होता है, उसके अंदर जो शैवाल पाए जाते हैं उनके क्या क्या नाम है, आता है क्या किसी को? तो चैप्टर दिमाग में बैठ उठाओ, एक दिन कोई लेगन करें। इसके अंदर एक तो आते हैं लाल शैवाल, एक आता है सार्गासम, ठीक है। लाल शैवाल सार्गासम आप समुद्र से याद रखना, महासागर, जो महासागर होते हैं, बड़े बड़े सागर होते हैं, ठीक है, ये याद रह जाएगा इससे। लग रहा है ना सागर जैसा नाम, सार्गासन, ठीक है, यानी किस में होगा? समुद्र में। और एक क्या होगा? लाल शैवाल। एक याद रखना फ्यूकस, यानी ऐसे याद रखो, मान लो जैसे हम कहां पर गए, सागर या समुद्र में गए, ठीक है, वहां पर हमने क्या देखे? लाल शैवाल, तो हमारा क्या उड़ गया? फ्यूज, याद रह जाएगा। यानी जब समुद्र के अंदर गए यानी सागर के अंदर गए तो क्या देखा? और लाल शैवाल देखा तो क्या हो गया? फ्यूज उड़ गया, यानी फ्यूकस, ठीक है। स्वच्छ जल के हो गए याद, रिवुलेर या रिवर से याद रख लेना, और समुद्रीय जल में लाल शैवाल और फ्यूकस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्थलीय आवास, एक बार ये नोट करो, जगह नहीं है यहाँ पर। अब जलीय आवास हो गया अपना कंप्लीट। अब देखो स्थलीय आवास, यानी स्थल पर कौन कौन से शैवाल पाए जाते हैं। स्थलीय आवास में भी क्या होंगे? दो प्रकार के होंगे, एक क्या होगा? मिट्टी के ऊपर होंगे, और दूसरा क्या होगा? मिट्टी के अंदर। मिट्टी के ऊपर जो शैवाल होते हैं उनका मैं उदाहरण लिख रहा हूं। एक तो होता है वाउचेरिया और दूसरा होता है युगलिना। अब अगर आपको पिछला चैप्टर याद है तो जरूर डाउट आया होगा यहाँ पर कि ये पादपों में कहां से आ गया, शैवालों में कहां से आ गया, ठीक है, प्रोटिस्टा में पढ़ा था। लेकिन जो युगलिना होती है वो प्रोटिस्टा के भी लक्षण होते हैं इसके अंदर, और किसके? पादप जगत के, शैवालों के भी। यानी प्रोटिस्टा के कैसे मानेंगे? अगर इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, देखो, ठीक है, यानी जब सूर्य की मौजूदगी होती है प्रकाश की, तब तो भोजन किससे प्राप्त करेगी? प्रकाश संश्लेषण से। और अगर ये मौजूद नहीं होता है तो ये सूक्ष्म कीटों को खाकर भी क्या कर लेगी? अपना पोषण प्राप्त कर लेगी, ठीक है, समझ। अब इसीलिए इसको पादपों में भी रखा गया है और प्रोटिस्टा में भी रखा गया है, पीछे पढ़ाया था ना मैंने। तो इस युगलिना को क्या बोला जाता है? इसको पादप और प्रोटिस्टा के बीच की कड़ी भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? दोनों के लक्षण होते हैं। अब मिट्टी के अंदर एक आता है नो स्टॉक, पढ़ाया था मैंने, ये किस में पढ़ाया था? याद करो, मोनेरा जगत में पढ़ाया था। नो स्टॉक पढ़ाया था मोनेरा जगत में, नील हरित शैवाल में साइनोबैक्टीरिया वगैरह पढ़ाया था ना मैंने। तो अब आप बोलोगे ये यहाँ पर और कहां से आ गया? तो इसमें भी कुछ लक्षण किसके हैं? और कुछ मोनेरा जगत में जो जीव रखे गए हैं उनके। यानी ये कहां पर पाया जाएगा? मिट्टी के। इसका काम क्या होता है? क्या करता है ये मिट्टी के अंदर? साइनोबैक्टीरिया में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। इस प्रकार से देखो, आपको एक इसकी संरचना भी बताई थी मैंने, लिखवाया हुआ। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, इसमें क्या होता है? हेटेरोसिस्ट वगैरह बताया था ना, जिससे ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का क्या करते हैं? जमीन के अंदर स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। यानी जो स्थलीय आवास के जो शैवाल पाए जाएंगे, मिट्टी के ऊपर कौन होगा? वाउचेलिया और मिट्टी के अंदर नो स्टॉक, ठीक है। आगे समझ में? बाद में लिख लेना, पहले करवा देते हैं।
अब क्या आता है अंत्य जंतुक। अंत्य जंतुक से आप पता चल रहा है क्या, अंत्य यानी अंदर, जंतुक यानी जंतु के, यानी ऐसे सवाल जो जंतुओं के शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे सवाल जो जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे क्या आता है अप्राकृतिक आवास। अप्राकृतिक आवास से आप ऐसे समझना, यानी ऐसा आवास जैसे कोई नॉर्मल जीव होता है वो वहां पर क्या नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता, या तो बहुत ज्यादा बर्फ है, ठीक है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं है, वहां पर भी ये क्या हो जाते हैं, सवाल उग जाते हैं, वो है अप्राकृतिक आवास। अप्राकृतिक आवास में भी दो प्रकार के सवाल है, ठीक है, एक तो होता है हिमोद्भिद। हिमोद्भिद का मतलब क्या होता है, हिम यानी बर्फ, हिमोद्भिद यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या है, बर्फ है, उसमें क्या पाया जाएगा, जो शैवाल पाया जाएगा, ठीक है, उसमें कौन सा पाया जाता है, हेमेटोकोकाई। हिम से क्या रखना याद है, ठीक है, हिमोद्भिद में क्या होगा, हेमेटोकोकाई। और एक होता है लवणोद्भिद। लवणोद्भिद क्या होता है, ऐसा क्षेत्र जो क्षेत्र क्या है, लवणीय है, लवण की मात्रा क्या है, अधिक है, वहां पर क्या होगा, यहाँ अप्राकृतिक आवास में क्या होगा, लवणोद्भिद। और उसका अपना एग्जाम्पल है, एक सेकंड, इसको आप कैसे याद रखोगे, लवण से आप याद रख लेना नमक, ठीक है। अब इसको देखो, संडे से मेस में मैंने नमक खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यानी लवणोद्भिद यानी लवण मतलब आप याद रखना नमक। नमक कब स्टार्ट किया खाना, सेनेडे से मेस यानी अपनी जो रसोई होती है उसके अंदर क्या कर दिया, नमक खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, यानी लवणोद्भिद क्या होगा, सनेडेस्मस, ठीक है, यानी संडे से क्या कर दिया, मेस में नमक खाना स्टार्ट कर दिया। और हिमोद्भिद से ऐसा याद रखना हेमेटोकोकाई, ठीक।